नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शुगर केन कल्टीवेशन के बारे में। देखिए, जो हमारा अध्याय चल रहा था, अध्याय संख्या 6, उसी को कंटिन्यू करूंगा आज भी मैं। यहाँ हम पढ़ेंगे आज इस अध्याय की लास्ट क्रॉप के बारे में, जिसका नाम है शुगर केन। इससे पहले हम 3 क्रॉप इस चैप्टर की ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पहली हमने राइस कल्टीवेशन पढ़ा था, दूसरी में हमने मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट या पीनट कल्टीवेशन पढ़ा था, तीसरी में हमने व्हीट कल्टीवेशन पढ़ा था। आज हम शुगर कैन कल्टीवेशन पढ़ेंगे। देखिए, शुगर कैन जो है कैश क्रॉप के अंतर्गत आता है, यानी कि एक नगदी फसल है। और मैं आपको बताऊं, जो हमने राइस एंड व्हीट पढ़ा था ना, वह सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। और हमने जो पीनट या मूंगफली जो पढ़ी थी, ग्राउंड नट जो पढ़ा था, वह हमारा आता है ऑयल क्रॉप्स के अंतर्गत। तो आज हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं गन्ने की खेती के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और हाँ साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों के साथ भी साझा कर सकते हैं, जिससे वह भी अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके इस वीडियो को देखकर। देखिए, यहाँ मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है उन्हें ग्रिप कर सकें। ठीक है, तो देखिए, यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में गन्ने की भूमिका क्या है। देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है और भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है और गन्ने के उत्पादन में भी यूपी फर्स्ट पोजीशन पर आता है। ऐसे ही आलू के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट पोजीशन पर आता है और गन्ने के में भी फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, और व्हीट कल्टीवेशन में भी फर्स्ट पोजीशन पर ही आता है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमने आपको यहाँ बताया कि गन्ना जो है, शुगरकेन जो है, इसके कल्टीवेशन में, इसके प्रोडक्शन में यूपी सबसे पहले पोजीशन पर आता है, यानी अग्रणी है इंडिया के अंतर्गत। देखिए, हमारा यूपी जो है अधिक उत्पादन कर रहा है, अग्रणी स्थान जो है, पहला स्थान जो उस पर आ रहा है। इसीलिए हमारे यूपी को चीनी का कटोरा जो एक नाम दिया गया है, चीनी के कटोरे के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, और आपको मैं बताऊं, पूरे देश का जितना कल्टीवेशन होता है ना, उसमें लगभग 20% का योगदान कंट्रीब्यूशन हमारे उत्तर प्रदेश का रहता है। गन्ना जो है, शुगरकेन जो है, यूपी की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये केवल अर्थव्यवस्था में ही भूमिका नहीं निभाता है, ये केवल उनमें ही उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किसानों की आय का साधन है, यानी किसानों को आय प्रदान करता है और उनको रोजगार भी देता है। किसानों को रोजगार भी देता है, यानी कि यह अनएम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं छोड़ता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है यह, यानी कि रोजगार के अवसर प्रदान करता है और औद्योगिक विकास करता है। देखिए, औद्योगिक विकास कैसे करता है, अगर हम इंडस्ट्रीज में बात करें तो शुगर इंडस्ट्री जो है भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री जो है भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और प्रथम स्थान पर आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद में शुगर इंडस्ट्री जो है दूसरे स्थान पर आती है, यानी कि शुगर इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारे भारत के अंतर्गत। और इसीलिए यह इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रोल वहां भी प्ले करता है, यानी कि औद्योगिक विकास करता है और राज्य के राजस्व में भी योगदान देता है। राजस्व का मतलब होता है टैक्स, जो राज्य का टैक्स है, यूपी का टैक्स, जो टैक्स है उसमें भी यह कंट्रीब्यूशन करता है। ये गन्ने का पौधा होता है, पेड़ होते हैं, देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे कुछ स्थानीय नामों के बारे में। देखिए, इंग्लिश में इसे शुगर कैन बोलते हैं या कल्टीवेटेड शुगर कैन बोलते हैं, या फिर नोवल कैन के नाम से इसे जानते हैं, नोवल शुगर कैन बोलते हैं, शुगर कैन के नाम से जानते हैं। हिंदी में गन्ना, शखारा, ऊख, ईख के नाम से जानते हैं। तमिल में करिम्बू बोलते हैं, मलयालम में करिम्बू ही बोलते हैं और करिम्पू भी बोल देते हैं, कन्नड़ में कम्बू बोलते हैं, कब्बू। और अब मैं आपको बताऊं इसका बोटेनिकल नेम। देखिए, ओरिजिन से पहले आपको इसका बोटेनिकल नेम बताता हूँ। बोटेनिकल नेम जो है इसका होता है शेकेरम, सेकेरम ऑफिशिनेरम। ये जो है सेकेरम ऑफिशिनेरम, ये हमारी वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज है। कैसी है? वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज है, यानी कि सबसे ज्यादा यह कल्टीवेट की जाती है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड स्पीसीज कौन सी है? ऑफिशिनेरम वाली, सेकेरम ऑफिशिनेरम जो स्पीसीज है, यह सबसे अधिक कल्टीवेट की जाती है हमारे वर्ल्ड में। ओके, लेकिन ये जो है बोटेनिकल नेम आपकी क्लास 12 तक तो सही है, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं और कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं तो वहां आपको शेकेरम स्पीसीज पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? शेकेरम स्पीसीज, क्योंकि इसकी एक स्पीसीज नहीं है, इसकी मल्टीपल स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है इसकी। कितनी है? बहुत सारी स्पीसीज है। इसीलिए हम
अगर हायर स्टडी में जाएंगे तो वहाँ हम सैकरम स्पीसीज पढ़ेंगे। यदि आप प्लांट ब्रीडर वगैरह बनते हैं तो वहाँ आपका सैकरम स्पीसीज जो शब्द है इससे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बीट के मामले में बताया था कि हम जितनी भी स्पीसीज हैं उनको एक ही शब्द में समेटने की कोशिश करते हैं, जितनी प्रजातियां हैं उनको एक ही शब्द में समेटिए पहले तो वो सैकरम स्पीसीज हम यहाँ बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको रीजन जो है पिछली वीडियो में दिया है, अगर नहीं भी वह वीडियो देखी है तो जाकर के उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए, देन आप इस वीडियो पर आइए। ठीक है, तो सैकरम ऑफिसिनरम जो है वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज है और सैकरम स्पीसीज आपको कंपटीशन के हिसाब से याद करनी होगी। ठीक, टोटल मैं आपको बताऊं शुगर केन की 5 वेराइटीज हैं, कितनी, सॉरी स्पीसीज है, वेराइटीज नहीं है, स्पीसीज है, कितनी है 5। पहले नंबर पर तो ऑफिसिनरम ही है, दूसरे पे साइन ये हमारा सैकरम बारबेरी आता है, तीसरे पे सैकरम साइनेंस आता है और दो वाइल्ड स्पीसीज हैं। कल्टीवेटेड में तो ये तीन ही है, कौन कौन सी, ऑफिसिनरम बारबेरी साइनेंस। ऑफिसिनरम बारबेरी और साइनेंस जो है यानी कि ये रहा बारबेरी साइनेंसिस और ऑफिसिनरम, ये हमारी कल्टीवेटेड स्पीसीज है। लेकिन दो वाइल्ड स्पीसीज हैं, वाइल्ड स्पीसीज में रोबस्टम और स्पॉन्टेनियम है। क्या है, रोबस्टम और स्पॉन्टेनियम। देखिए अब मैं आपको बताऊं पहले तो इसका ओरिजिन देख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। हाँ एक चीज और इसके ऊपर छूट गई, फैमिली। फैमिली पोएसी से ही बिलोंग करता है, किससे करता है, पोएसी से। देखिए पोएसी फैमिली से ही हमारे अनाज की फसलें जो होती हैं ज्यादातर वो बिलोंग करती हैं, जैसे कि हमारा बाजरा भी उसी से करता है, हमारा धान उसी से करता है, गेहूं उसी से करता है। ठीक, और हाँ गेहूं और धान ये दो होते हैं, इनका जो स्टेम होता है ना खोखला होता है, लेकिन इसका स्टेम जो होता है ना एकदम ठोस होता है। ठीक है, इसका स्टेम जो है ठोस होता है, लेकिन फिर भी ये पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। ओके, तो देखिए यहाँ आप सबसे पहले ओरिजिन की बात करें तो गन्ने का जो मूल है, ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वह न्यूजीनिया से हुई है। कहाँ से हुई है, न्यूजीनिया। न्यूजीनिया में 6000 बीसी पहले ही इसकी पहचान कर ली गई थी। देखिए गन्ने की जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है, उत्पादित प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, बारबेरी, साइनेंसिस और ऑफिसिनरम। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑफिसिनरम के बारे में। किसके बारे में, ऑफिसिनरम के बारे में। तो ऑफिसिनरम के बारे में यहाँ जान लेते हैं। देखिए ये वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज है। कैसी है, वाइडली कल्टीवेटेड है और नोबल केन इसे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, नोबल केन इसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल केन इसे बोलते हैं हम लोग, नोबल केन। तो लिखते चलिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब नोबल केन इसे बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल केन इसी को बोलते हैं हम लोग। और ये जो होता है ना थिक होता है, मोटा होता है, ये गन्ना जो होता है मोटा होता है, अपने आप में बहुत थिक होता है और जूसी भी बहुत होता है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जूस कंटेंट पाया जाता है बारबेरी और साइनेंसिस के मुकाबले में। इसमें फाइबर की जो मात्रा होती है यानी कि रेसे जो होते हैं बहुत कम होते हैं, फाइबर कंटेंट जो होता है ना बहुत लो होता है इसमें। और इसमें क्रोमोसोम संख्या जो होती है वह हमारी 2n = 80 होती है, यानी 80 होती है। तो इसके अंतर्गत आपको 80 जो है क्रोमोसोम संख्या याद करनी पड़ेगी। ऑफिसिनरम में 2n = 80 क्रोमोसोम संख्या होती है। इसके बाद हम बारबेरी के बारे में बात करें तो देखिए बारबेरी जो है हमारी, ये इंडियन कैन है। कैसा है, इंडियन कैन है। ये जो हमारा इंडियन कैन है, हमारा इंडियन कैन है, क्योंकि यहाँ आपने देखा है ना उत्तर भारतीय प्रकार, तो ये हमारा इंडियन कैन है। इसमें शुगर कंटेंट जो है ना वो लो होता है ऑफिसिनरम के मुकाबले। ऑफिसिनरम में बहुत अधिक शुगर कंटेंट होता है, इसीलिए शुगर प्रोड्यूसिंग के लिए हम ऑफिसिनरम का इस्तेमाल करते हैं। बारबेरी जो है ये तो अब अवॉइड की जाती है, यानी कि ये कल्टीवेट नहीं की जाती, बहुत ही कम कल्टीवेट की जाती है। कहीं कहीं एक आध किसान लगा ले तो लगा ले, लेकिन ज्यादा कल्टीवेट नहीं की जाती है हमारी बारबेरी स्पीसीज। ओके, इसे इंडियन कैन बोलते हैं। और इसमें फाइबर जो होता है ना बहुत अधिक पाया जाता है, हाई फाइबर होता है और ये बहुत पतला होता है। ये हमने मोटा बताया आपको, ये पतला होता है और शॉर्ट होता है, शॉर्ट हाइट का होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता, शॉर्ट हाइट का होता है। और इसमें अगर क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो इसमें एक सीरीज है वो आपको याद करनी होगी, 2n = यहाँ 82 से लेकर के 124 तक आपको इसमें एक सीरीज याद करनी होती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ हम लोग हमारे साइनेंसिस के बारे में। साइनेंसिस, साइनेंसिस समझ में आया कुछ, चाइनीज चाइनेंसिस, वही साइनेंसिस तो थोड़ा रिलेट कीजिए। ये जो ना साइनेंसिस, ये चाइनीज वेराइटी है, चाइनीज कैन है हमारा। कैसा है, चाइनीज कैन है, इसे हम लोग चाइनीज कैन बोलते हैं, है ना, चीनी प्रकार। ये चीनी वो नहीं है, शुगर नहीं है, चीनी, चाइना, वही चाइना का गन्ना है, इसीलिए इसे हम चाइनीज कैन बोलते हैं। यहाँ जो सुक्रोज होता है वो मीडियम मात्रा में पाया जाता है, सुक्रोज जो है मीडियम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ भी फाइबर कंटेंट जो है बहुत अधिक होता है। बारबेरी और साइनेंसिस जो है इन दोनों में फाइबर कंटेंट बहुत अधिक होता है। ये भी थिन होता है, लेकिन बारबेरी होता है वो शॉर्ट था, लेकिन ये लंबा होता है। कैसा होता है, लंबा होता है बारबेरी के मुकाबले, लेकिन पतला होता है। यहाँ क्रोमोसोम संख्या 2n =
118 है। कितनी है? 118 यहाँ आपको याद करनी होगी। ओके, अब ये दो वेराइटी स्पीसीज है, सॉरी वेराइटीज नहीं है, स्पीसीज जो है रोबस्टम स्पॉन्टेनियम, ये हमारी वाइल्ड स्पीसीज है। कैसी है? वाइल्ड स्पीसीज है। इनमें सुक्रोज की मात्रा कम होती है, यानी मीठापन कम होता है, और इनमें फाइबर कंटेंट बहुत अधिक पाया जाता है। इन्हें हम कल्टीवेट नहीं करते हैं। कल्टीवेशन वाली ऊपर वाली 3 स्पीसीज है, जिनमें मैंने आपको बताया बारबेरी साइनेंसिस, ऑफिसिनेरम। ऑफिसिनेरम वाइडली कल्टीवेटेड, सबसे अधिक कल्टीवेशन किए जाने वाली हमारी स्पीसीज है। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, गन्ना जो है ना, ये गन्ना और चीनी चुकंदर दुनिया में शक्कर के मुख्य स्रोत हैं। जो चाइना चुकंदर है ये, और और गन्ना जो है हमारा, ये दोनों जो है ना शक्कर के मुख्य स्रोत है पूरी दुनिया में। इनसे चीनी बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है। एक शब्द और ऊपर छूट गया दोस्त, क्या छूट गया? सैकरम। मैंने आपको सैकरम बताया ना, ये सैकरम है ना, ये हमारे संस्कृत शब्द से निकल के आया है। एक संस्कृत का शब्द था सरकरा, उसी से ये हमारा सैकरम बना हुआ है। सरकरा से सैकरम की उत्पत्ति हुई है। तो कभी आपकी परीक्षा में आ जाए क्वेश्चन एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में कि सैकरम कहाँ से आया, तो सैकरम जो है हमारी संस्कृत की एक शब्दावली में एक शब्द से ओरिजिनेट हुआ है, वहां से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो अब बात करते हैं दुनिया में उत्पन्न शक्कर है, इसका जो 60% भाग है ना, वो गन्ने से उत्पन्न होता है। बचा हुआ जो भाग है चुकंदर से है या अन्य किसी और चीज से होता है। देखिए, एशिया शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारा एशिया जो है सबसे बड़ा शक्कर का उत्पादक है। शुगर प्रोडक्शन में एशिया सबसे बड़ा है, यानी जो चीनी का उत्पादन है, एशिया पहले नंबर पर आता है, जिसमें ज्यादातर शक्कर जो है गन्ने से ही प्रोड्यूस की जाती है। अब बात करेंगे गन्ने के वानस्पतिक विवरण के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे उसके रूट के बारे में, देन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ इसके स्टेम के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर पत्ती के बारे में, और इसके बाद भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर पुष्पक्रम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं हम लोग इसके जड़ से पहले ये जो थोड़ी सी जानकारी लिखी हुई है। गन्ना एक ऊंचा बारहमासी उष्णकटिबंधीय घास है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय घास है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए इसे घास बोल रहे हैं। ग्रामीणी फैमिली भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, कैसा है? बारहमासी और एक ऊंचा घास का पौधा है। ठीक है, जो जमीन के पास गट्टे निकालता है। क्या निकालता है? गट्टे। ये जो है ना गट्टे, ये निकालता है जमीन के पास। ठीक, अब बात आगे बढ़ती है थोड़ी सी, कहाँ बढ़ती है देखते हैं। जिससे 2 से 8 मीटर तक लंबे और लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास के बिना शाखा वाले तने निकलते हैं। यानी कि एक गन्ने का पौधा में बनाने की कोशिश करूं कुछ इस प्रकार से, तो ये निकलता है। कितना निकलता है? 2 से 8 मीटर तक लंबा हो सकता है ये। ठीक, ये 2 से 8 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक, और ये जो है गट्टे से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गट्टे से निकलता है। यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से मत होके आता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इसकी रूट्स होती हैं। ये जो है ना, ये जो हमने सेट लगाया था ना, गट्टा जो लगाया था, उसकी रूट्स हैं। लेकिन ये जो है ना, यहाँ से रूट्स निकल के आती हैं, परमानेंट रूट। ये तो गल जाता है भाई कुछ समय बाद, तो ये परमानेंट रूट यहाँ से निकल के आती है। देखिए, ये 5 सेंटीमीटर तक का इसका व्यास हो सकता है, मोटाई जो है 5 सेंटीमीटर की हो सकती है, और बिना शाखा वाला होता है। इसे विशाल घास भी कह सकते हैं। विशाल घास, बड़ी घास, इसकी खेती इन मोटे तनों या डंठलों के लिए ही की जाती है, क्योंकि इनसे ही चीनी के लिए हम लोग शुगर कंटेंट जो है उसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए गन्ने के वानस्पतिक विवरण में हम लोग जड़, पत्तियां, तना, पुष्पों के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले रूट के बारे में जानते हैं। तो गन्ने की जड़ जो होती है वह रेशेदार प्रणाली की होती है। कैसी होती है? रेशेदार होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फाइबरस रूट होती है इसकी। कैसी होती है? फाइबरस रूट होती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो आंख की जड़ हो सकती है, यानी सेट जो होता है ना, जिससे हम गन्ना बो रहे हैं, उस सेट की जड़ हो सकती है, या सूट रूट हो सकती है। जैसे कि यहाँ ये जो है रूट जो वाली, ये तो सेट की रूट है, सेट रूट है। ठीक, ये जो है ना यहाँ पे, ये वाली, ये हमारे पॉपल रूट जो बताइए ना ऊपर, ये वाली कौन सी है? एक मिनट, पॉपली जड़ है, सूट रूट, यानी सूट से निकल रही है, इसलिए सूट रूट बोल रहे हैं। हिंदी में पॉपली रूट बोलते हैं। ये फर्स्ट जो नोड निकल के आता है, तो उसी नोड से रूट जो होती है इमर्ज होके आती हैं, जो इससे बाद में सपोर्ट देती है, क्योंकि ये सेट जो है ना गल जाता है, गलने के बाद ये रूट खत्म हो जाती है, टेम्पररी रूट होती है। ओके, जब गन्ने के टुकड़े जो होते हैं, सेट सेट जो होते हैं, मिट्टी में लगाए जाते हैं, सबसे पहले यही जड़ें निकल के आते हैं। कौन सी आती है? सेट रूट। ठीक, ये सेट रूट जो होती है ना, ये लगभग 24 घंटे के अंदर ही बन जाती है पौधे में। मतलब जो हमने सेट लगाया है उसमें 24 घंटे के अंदर ही निकल आती हैं। और इसके बाद पोपलियां रूट निकलती हैं, यानी कि सूट रूट निकलती हैं।
ठीक है, वो कहाँ से निकलती है, पहला छल्ला जो निकलता है ना, पहला नोड जो निकलता है वहीं से निकलती है, पहला नोड जो निकलना है यहाँ से निकल करके ये रूट आती है। ठीक, पहले नोड से, पहला जो इंटरनोड नोड है ना वहां से निकल के आती है। और ये जो होती है ना पोपली जड़ें जो होती हैं 5 से 7 दिन बाद नई टेंडर में आधार से निकलती हैं, यानी कि ये नई टेंडर में भी फिर निकल आती हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है रूट्स होती हैं, कौन सी होती हैं, एक तो सेट रूट होती है, सूट रूट होती है। सेट रूट मैंने आपको बताई, जो हमने सेट लगाया है, जो हमने टुकड़ा लगाया है, उस टुकड़े से जो रूट निकल रही है उसे सेट रूट बोलते हैं। जो तना मतलब पौधा निकल के चल रहा है सूट से, तो उसमें से जो रूट निकल के आ रही है पहले नोड में से, उसे सूट रूट बोलते हैं। ओके, अब बात करेंगे स्टेम की। तो स्टेम से आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गन्ने का बीजहीन यानी कि हम बिना बीज के प्रवर्धन करना चाहें, वेजिटेटिव प्रोडक्शन करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए, गन्ने का तना मोटे तौर पर बेलनाकार होता है। आपको पता है गन्ने का तना जो होता है, जैसे कि ये गन्ने का तना जो है, ठीक है, ये मोटे तौर पर बेलनाकार होता है ना, मोटा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक, और इसमें गांठें होती हैं, ये जो होती है ना, ये इसे बोलते हैं नोड। ये जो गांठें हैं ना इनको बोलते हैं नोड। बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये इंटरनोड बोलते हैं, ये बीच वाले एरिया को नोड बोलते हैं। इन गांठों को, इन गांठों को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और गांठें पत्ती के निशान से लेकर वर्धमान छल्ले, ग्रोथ रिंग जो होती है उस तक हो सकती है। ठीक है, अब आगे जानते हैं। गांठ के एक पास यानी कि कली में एक लेटरल बड में जड़ का मूल यानी रूट प्राइमोर्डिया जो है और वर्तमान छल्ला होता है। ठीक है, जड़ का एक मूल और वर्तमान छल्ला उत्पन्न होता है एक बड़ में। यानी कि ये जो हमारी एक लेटरल बड है, यानी कि देखो समझने की कोशिश करो, ये नोड है ना, इस नोड पे एक बड होती है, क्या होती है, आंख होती है। उसी आंख की यहाँ बात हो रही है, पार्श्व कली की लेटरल बड की बात हो रही है। ठीक है, इस बड़ में ही जड़ का मूल होता है, जड़ यहीं से ओरिजिनेट होती है और वर्तमान छल्ला भी यहीं से ओरिजिनेट होता है। तो ये चीज आपको मैंने समझा दी है कि ये जो नोड है ना, यहाँ पे आंखें होती हैं। आंखें कम से कम एक तो होनी चाहिए, लेकिन 3 तक आंखें हो सकती हैं। एक नोड पर 3 आंखें हो सकती हैं। ओके, कली डंठल के बारी बारी से प्रत्येक तरफ पत्ती के आकार पर एक्सल होती है, एक्सल स्थित होती है। जैसे कि यहाँ कली डंठल जो है, ये वाला डंठल जो है, यानी कि जो बड़ वाला डंठल जो है ये वाला, यहाँ बारी बारी से प्रत्येक तरफ पत्ती के आधार एक्सिल में स्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद जड़ का मूल, जड़ का मूल पत्ती के निशान के नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ जो पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। ठीक है, वर्धमान छल्ले जो होते हैं प्रत्येक गांठ के ठीक ऊपर मौजूद होते हैं, जो मोमी परत से लेपित होते हैं। आगे समझते हैं, ये लाइन आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, क्या लिखा हुआ है, तने का शीर्ष सुक्रोज में कम होता है, यानी तने का शीर्ष होता है ना उसमें सुक्रोज कम होता है। अब भाई मैं देखो, ये जो ऊपर का एरिया ना तो सुक्रोज तो कम होगा ही ना, कम मीठा होता है। आपने देखा होगा जनरली, अगर आप गन्ना खाया है तो नीचे वाला एरिया जो होता है बहुत मीठा होता है। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज में लाते हैं वो इसका नीचे वाला पार्ट है, उसी को लाते हैं खाने के लिए। चीनी कारखाने में यूज में लिए, इंडस्ट्री में वही यूज में लाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से आपको चीजें बताई गई हैं। देखिए, ये जो है ना, ये गन्ने का पौधा है, ये हमारी पत्तियां हैं। ठीक, और ये जो है हमारा शीत बेश है। शीत क्या होता है, देखो यहाँ पत्ती में समझेंगे। पत्ती, पत्ती जो होती है ना, ये हमारा गन्ने का पौधा है कोई। ठीक है, इस पे ये नोड है। ठीक है, अब इस नोड को कवर होता है, मतलब कवर करे होती है एक, और इस पर से एक पत्ती यूं निकली होती है। कैसे, यूं निकली होती है। ये जो कवरिंग एरिया है ना, ये जैसे जो हमारा स्टेम है, जैसे कवर करे होती है, पत्ती का आधार जैसे बोलते हैं, उसे शीत बोलते हैं। यानी जैसे कवर किए हुए है नोड को, नोड से इंटरनोड तक की दूरी है, एक इंटरनोड को कवर कर किए हुए है, यानी कि जो पत्तियों का कवर होता है ना, तो कवर किए होता है, तो उसे शीत बोलते हैं। और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है ना, उसे ब्लेड बोलते हैं, पत्र फल बोलते हैं। ये जो है इसे ब्लेड बोलेंगे, इसे शीत बोलेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया पत्तियों के बारे में। ठीक है, ये शीत होता है, ये बड़ होती है, सॉरी ब्लेड होता है। तो यस, यही चीजें पढ़नी है। ये तो वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिख रखा था, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा स्टेम होता है। क्या होता है, स्टेम होता है। एक मिनट, स्टेम हमने कहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा था स्टेम। स्टेम की जो पिक्चर है ना वो यहाँ आ गई है। ये स्टेम होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला ये एक हमारा गांठ होती है, उस गांठ पर एक बड़ होती है। क्या होती है, बड़ होती है, आंख होती है। आंख एक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर एक आंख ही देखने को मिलती है, और 3 तक हो सकती है। ये जो है लीप स्कार बोलते हैं। और ये जो है ना, ये ऊपर जो कवरिंग सी है थोड़ी 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 थोड़ी, ये जो है ना हमारी रूट प्राइमोर्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट प्राइमोर्डिया। ओके, अब आगे आइए पुष्प क्रम के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए गन्ने का पुष्पक्रम या पुष्पगुच्छ जो होता है टैसल टाइप का होता है। देखो टैसल तो हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि मक्के में भी ऐसा ही होता है, मक्के का जो पुष्पक्रम होता है उसे टैसल बोलते हैं। लेकिन इसे हम लोग एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। ये तो बहुत कम लोगों ने ही देखा है। ये जो गन्ने का पुष्पक्रम होता है, फूल जो होता है, बहुत कम लोगों ने ही देखा है, क्योंकि इसे फूल आने से ही पहले हम लोग काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि जब एरोइंग स्टार्ट हो जाती है ना, फूल आने लगता है, पुष्पक्रम होने लगता है, तो उसमें मीठापन थोड़ा डाउन होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा ये। तो इसीलिए एरोइंग से पहले से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और एरोइंग तो जो एकाध ही जो प्लांट है उसमें देखने को मिलती है, जो ज्यादा ओल्ड हो जाता है उसमें। ठीक है। देखो एरो जो है ना, इसे हम ओपन पेनिकल भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? ओपन पेनिकल। ये जो टर्मिनल पेनिकल लिखा हुआ है इसे ओपन पेनिकल बोल सकते हैं, क्योंकि खुला हुआ होता है। पेनिकल का टाइप का पुष्पक्रम कहाँ होता है? राइस में होता है ना, शायद राइस में होता है। तो वहाँ ओपन टाइप का नहीं होता, वहाँ क्लोज टाइप का होता है, लेकिन यहाँ ओपन टाइप का होता है, खुला हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये। ठीक। और यह जो होता है 25 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। प्रत्येक स्पाइकलेट के नीचे लंबे बालों के छल्ले के कारण रेशमी दिखाई देते हैं। ये रेशमी दिखाई दे रहा है ना, ये जो बाल दिख रहे हैं इसके कारण। अब देखिए स्पाइकलेट यानी एनर्डिंग गुच्छाकार रेटिमोज होती है, और प्रत्येक पुष्पगुच्छ में कई हजार छोटे फूल होते हैं। यानी एक जो ये जो गुच्छ है, इसमें कई हजार छोटे 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 फूल होते हैं, जिनमें प्रत्येक फूल जो है एक बीज पैदा करने में सक्षम होता है। गन्ना आमतौर पर 10-12 महीने की उम्र में फूलता है, यानी फलता है, फूल आता है उस पर। कब आता है? 10 से 12 महीने का हो जाता है तब। लेकिन इससे पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं बेचारे फूल। लेकिन कुछ किस्में बिल्कुल भी फूल नहीं देती हैं, वह मॉडिफाइड होती हैं, जिनमें फूल निकल कर ही नहीं आता, इनफ्लोरेसेंस होती ही नहीं है। ओके। अब बात करेंगे जलवायु के बारे में। तो देखिए गन्ने के अंकुरण के लिए जो आदर्श तापमान है वह 33 से 38 डिग्री सेल्सियस माना गया है। 33 से 38 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बहुत अच्छा माना गया है, एक आदर्श तापमान माना गया है, आइडियल टेम्परेचर माना गया है। किस लिए? गन्ने के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए। और जब तापमान 15 से कम होता है तो अंकुरण बहुत कम होता है, इसीलिए गर्मी का जो मौसम है ना वो अच्छा है इसके अंकुरण के लिए। ठीक। बढ़वार के समय लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम तथा अधिक वर्षा अनुकूल होती है, यानी कि इसके लिए बहुत अच्छी है। गन्ना 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है ना, उसमें बहुत अच्छा पनपता है, बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तैयार होते समय शुष्क, ठंडा तथा पाले रहित मौसम, चमकीली धूप, किसी प्रकार की आंधी ना होना गन्ने के लिए बेहद हेल्पफुल रहती है, बहुत ही ज्यादा काम की होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जलवायु भी इसकी देख ली। क्या देख ली? जलवायु भी देख ली। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में कि मृदा कैसी चाहिए होती है। देखिए गन्ने के लिए दोमट मृदा जो है ना वो अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, गन्ना जो है हर प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी जो है हमारी थोड़ी भारी होनी चाहिए, हल्की मिट्टी नहीं होनी चाहिए, भारी मिट्टी होनी चाहिए, और उसका पीएच 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। तो वह मिट्टी एकदम सर्वोत्तम मिट्टी है, मृदा है गन्ने की खेती के लिए। यानी कि कोई भी मिट्टी हो लेकिन भारी मिट्टी होनी चाहिए, हल्की नहीं, भारी होनी चाहिए, पीएच 6 से 7.5 होना चाहिए। अब देखिए खेत की तैयारी का समय आता है। खेत की तैयारी कैसे करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हल चलाना होता है। ये इस प्रकार से आपको हल चलाना है, खेत को अच्छी तरह से डीप प्लोइंग करनी है, गहरी जुताई कर लेनी है। 2 से 4 बार, जितनी बार आप खेत की जुताई कर सके करें। देन आप हैरोइंग कर दीजिए 12 से 15 सेंटीमीटर उथली गहराई तक, यानी कि ये भी आपको बहुत डीपली करनी है, या इसकी जगह आप रोटोवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। फिर आपको लेवलिंग करनी होती है, यानी खेत को समतल करना होता है। इस प्रकार से समतल कीजिए खेत को। और ये चीजें आप कर रहे हैं ना, इसी समय आप अपने खेत में खाद भी डाल सकते हैं, यानी FYM, बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी आप डालना चाहते हैं वो इस समय डाल सकते हैं, जिससे वो अच्छी तरह से खेत में मिक्स हो जाता है जुताइयों के जरिए। अब खेत का लेआउट बना लीजिए, किस प्रकार से आपको गन्ने की खेती मतलब लगानी है, गन्ने के पौधे लगानी है, तो लेआउट आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ आती है एक चीज और, बेसल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जैविक खाद और उर्वरकों का आधार अनुप्रयोग, यानी कि बेसल एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन मतलब जुताई के समय, बुवाई के समय जो हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, उनके बारे में। देखिए अब मैंने आपको पहले बताया था ना, गोबर की खाद, जैविक खाद जितनी भी हो सकती है आप दे सकते हैं, लेकिन कब देनी है? अंतिम जुताई जो है ना उससे पहले आपको लगा देनी है। फिर कितनी लगानी है ये बात सामने आती है, तो 12.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या FYM ले सकते हैं 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप, या
37.5 टन प्रति हेक्टेयर के आप हिसाब से आप फिल्टर प्रेस मड, जो कीचड़ आती है ना, फिल्टर प्रेस मड आपने देखी होगी ट्रैक्टर्स में, कुछ ईंट जैसे शेप्स में आती है, चौकोर शेप्स में आती है कुछ, तो वो आती है ना, वो फिल्टर प्रेस मड होती है। क्या होती है? फिल्टर प्रेस मड होती है। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ आप लोग गन्ने के कचरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस मड का इस्तेमाल कर सकते हैं गन्ने। और आप इसमें जो होता है ना हरी खाद, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करती है। ठीक है। देन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, मिट्टी की जांच कराइए सबसे पहले। तो मिट्टी की जांच के अनुसार ही आपको सारी चीजें देनी है। फास्फोरस भी उसके साथ उसी की मतलब जो रीडिंग आई है उसके बेहाफ पर देना है। नाइट्रोजन भी देनी है और पोटेशियम भी देनी है। अन्यथा सुपर फास्फेट 37.5 ग्राम आप डाल सकते हैं किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और ये जो है नालियों के साथ लगाएं, हाथ के हल से मिलाएं। ओके, ये जो है ना आपको 37.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी पड़ सकती है फास्फोरस, यानी सुपर फास्फोर जो है। क्योंकि यदि आपके पास मिट्टी की जांच वाली रीडिंग्स नहीं है, तब यदि आपके पास रीडिंग्स हैं तो आप उसके बिहाफ पर ही चीजें आगे बढ़ाइए। लेकिन फिर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एनपीके कितना चाहिए होता है गन्ने के लिए, शायद आगे लिख रखा हो, एक बार हम देख लेते हैं। तो आगे अगर होगा तो आपको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ तो प्लांटिंग है, खेती फिलअप है और सिंचाई है। हाँ, आगे है तो आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ तो अभी इतना ही जानिए, एनपी कितना चाहिए होगा वो आगे बताएंगे हम। ठीक है, जिंक और आयरन अगर आपके खेत में कमी है, मिट्टी की जांच आपने कराई है, तो आपको उस हिसाब से देनी पड़ेंगी। ठीक है। अब कुछ उन्नत प्रभेद हैं, जैसे कि बीओ 120, बीओ 130, बीओ 138, बीओ 139, 145, 93, 101, सीओपी 9301, सीओपी 9206, सीओपी 9702, सीओपी 9302, बीओ 91, बीओ 136, बीओ 137। ये कुछ वेराइटीज हैं और इनमें इतनी औसतन मतलब उपज हमें देखने को मिलती है और इतनी रस की मात्रा हमें देखने को मिलती है, शुगर कंटेंट हमें देखने को मिलता है ये वाला, और ये हमें ईल्ड मिलती है। अब देखिए, बीज दर, यानी कि बीज दर इसे बोल सकते हैं, सीड रेट बोल सकते हैं अंग्रेजी में, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं सेट रेट, क्योंकि इसके सेट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है इसे बोने के लिए। सेट मतलब जो गिल्लियां होती हैं उनको हम लोग काटते हैं ना, गन्ना जो है हमारा, ये एक मिनट में इरेजर लेता हूँ मतलब पे। देखिए, ये जो है गन्ने का एक पूरा का पूरा पार्ट है। अब इसमें से हम लोगों को ये जो सेट होती है ना, ये सेट निकालनी होती है, सेट को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेट होती है ना, ये इन्हें हम लोग सेट रेट बोल सकते हैं। इन्हीं को गिल्लियां बोलते हैं, इन्हीं को गेड़िया बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सेट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट रेट। अब देखिए, अगर आपकी जो सेट्स हैं, गिल्लियां हैं, गेड़िया हैं, या जो भी आपके यहाँ पर जो डंठल से हैं, ये जो है ना, अगर आपके 3 बडेड हैं तो आपको 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेने होते हैं। यदि आपके 3 बडेड हैं तो, 3 आंखें हैं तो, ठीक है। यदि आपके 2 आइज हैं तो आपको यहाँ 75,000 सेट्स लेने हैं प्रति हेक्टेयर। यदि सिंगल बडेड है, एक ही आंख है, तो 1,87,500 सेट्स आपको लेने होंगे। तब आपके खेत में अच्छी तरह से गन्ने के पौधे उपज के आएंगे। अब देखिए, बीज का चुनाव कैसे करें भैया, गन्ने का चुनाव कैसे करें, कौन से पार्ट का गन्ना जो है हम अपने खेत में लगाएं। जैसे कि ये गन्ने का पौधा है, ठीक है, ये गन्ने का एक पौधा है और इस प्रकार से गन्ने का पौधा होता है। देखिए, ये यूं करके ये इन्फ्लोरेसेंस यहाँ देखने को मिलेगा। ज्यूम कीजिए कुछ, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है क्योंकि हाथ वाली होती तो थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते, बेहतर बनाने की कोशिश करते, माउस की हेल्प से बना रहे हैं। देखिए, ये जो पौधा है ना, यदि हमारा ये जो पौधा है 60 सेंटीमीटर का है, कितने का है? 60 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसका 1/3 भाग हमें यूज में लाना है, 1/3 भाग हम इसका यूज में लाना है, वो भी ऊपर वाला। नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि नीचे वाले में शुगर कंटेंट बहुत अधिक होता है, और शुगर कंटेंट अधिक है तो हमारे दीमक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और समस्याएं बढ़ जाएंगी हमारी मिट्टी के साथ में, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, जिसमें सुक्रोज की कमी होती है लेकिन ग्लूकोज भरपूर होता है। ग्लूकोज जो होता है ना, वो जर्मिनेशन में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो कम मीठा होता है लेकिन वहाँ ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, सुक्रोज कम होता है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इस्तेमाल है ना, जैसे कि 60 सेंटीमीटर है, तो 60 का अगर हम 1/3 करने की कोशिश करें तो यहाँ 20 सेंटीमीटर, ऊपर से 20 सेंटीमीटर का पार्ट हमें जो है बीज बनाने के लिए यूज में लेना है। बीज का चुनाव हमें इस प्रकार से करना है। देखिए, हमारा पौधा जो है स्वस्थ होना चाहिए, रोग एवं कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बीजोपचार करना होता है कुछ इस प्रकार से। आपको गिल्लियां जो है, गेड़िया जो है, सेट्स जो है बना लेने होते हैं। ये सेट्स निकाले जा रहे हैं यहाँ पे।
फिर हम आपको उपचार करना होता है। उपचार करने के लिए आप बेबिस्टिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के हिसाब से आप आधा घंटा डुबो करके रखिए। इस प्रकार से डुबो के रखिए, देन आपको निकाल करके अगर नर्सरी लगानी है तो नर्सरी लगा करके आप पौधे लगा दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है तो आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले मृदा उपचार की, सोइंग करने से पहले। अभी आपने नर्सरी तो लगा ली, अगर नर्सरी लगाना चाहते हैं तो अब अगर आपको नर्सरी नहीं लगानी है, आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है, तो आपको मृदा अपनी उपचार करनी होगी। तो आपको क्लोरोपाइरीफॉस 20% तरल 5 लीटर दवा को 1500 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर दर के हिसाब से आपको आपको अपनी सॉइल जो है ना उसे उपचारित करना होगा। या 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फोरेट 10G दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को आप जो आप सेट्स लगा रहे हैं खेत में, तो नालियों में भी डाल सकते हैं या ऊपर से भुरकाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाउडर की फॉर्म में आएगा, ये डाइल्यूट फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में है। अब रोपाई का समय आ जाता है भाई, मृदा उपचार कर लिया हमने, रोपाई का समय आता है। तो शरदकालीन ऋतु में अगर आप गन्ना कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप बो दीजिए। बसंतकालीन में अगर लगा रहे हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोपाई की दूरी अगर आपको यहाँ डिसाइड करनी है तो 90 सेंटीमीटर आपको दूरी रखनी होगी। ये जो दूरी है ना, आपकी दूरी जो है सभी जो मेथड्स होते हैं ना प्लांटिंग के, उनमें एप्लीकेबल होती है। अब बात करते हैं रोपण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो रोपण की विधियों में फ्लैट प्लांटिंग आती है, यानी समतल रोपण आता है। समतल रोपण में देखिए सैलो फरो बोलते हैं, जैसे मतलब फ्लैट प्लांटिंग जो है ना, इसमें हमें सैलो फरो बनानी होती है। ये हमारा खेत है, ठीक है, ये खेत है। अब इस खेत में हमने लेआउट बना रखी है ये कुछ प्रकार से, ठीक है, ये लेआउट बना रखी है। अब ये जो है ना वो, यहाँ हमें एक सैलो नाली बनानी होती है, और पतली नाली बनानी होती है, मतलब चौड़ी नहीं करनी होती, ज्यादा चौड़ी नहीं करनी होती। और 8 से 10 सेंटीमीटर तक गहराई हमें हमें से रखना होता है, उतनी गहराई में। और थोड़ी सैलो हमें ये जो है नाली बनानी होती है। और इस नाली में हमें सेट्स जो होते हैं ना हमारे, ये सेट ये वाले, ये सेट्स डाल देने होते हैं, लगाने होते हैं। और ये सेट जो है ना कैसे लगाने होते हैं, एक सेट हमने यहाँ रख दिया, दूसरा हमने यहाँ रख दिया, तीसरा हमने यहाँ रख दिया है। इसका जो हेड, या हम लोग कुछ और बोल सकते हैं, हेड टू हेड ज्वाइन करके हमें रखने होते हैं। ओके, अगर आपको रो स्पेसिंग करनी है, रो मतलब रो में स्पेसिंग लाना है, तो रो, ये जो एक रो है, इसके और इसके बीच में क्या स्पेस रहेगा उसके बारे में जानते हैं। तो इसके और उसके बीच में जो स्पेसिंग रहेगी ना, 90 सेंटीमीटर आपको बताया था ना, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, तो वही 75 से 90 सेंटीमीटर आप दूरी रख सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है ना, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, सूटेबल है नॉर्थ इंडिया के लिए। फिर अगला मेथड रहेगा रिड्ज एंड फरो मेथड, जैसे कुबर या नाली विधि बोल सकते हैं, कुबर और नाली विधि। देखिए इसमें कैसे होता है, इस प्रकार से आपकी रिड्ज और फरो होती है, ये हमारी रिड्ज होती है, ये हमारी फरो होती है। ठीक है, देखिए यहाँ ये जो मेथड है ना, नॉर्थ साइडिंग या साउथ साइडिंग, एक मिनट, ये कुछ अलग ही मैटर है। ठीक है, ये नहीं है हमारी समझ का। देखिए मोस्ट सुटेबल है यह विधि, ठीक है। कहाँ सुटेबल है, नॉर्थ एंड साउथ साइड दोनों में, इस प्रकार से है। ठीक, हाँ, नॉर्थ एंड साउथ साइड में थोड़ी सी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है ये मेथड। और यहाँ करते क्या है, ये जो हमने फरो बनाई है ना, ये जो फरो है ना, ये 10 से 15 सेंटीमीटर डीप होती है, गहरी होती है। ये जो फरो हमने बनाई है, ये इतनी डीप होती है। और स्पेसिंग अगर हम यहाँ बात करें तो स्पेसिंग हमारी यहाँ इतनी रहती है, 90 सेंटीमीटर तक ही। ठीक है, और ये जो है ना साउथ साइड के लिए है, 15, 10 से 15, एक मिनट, साउथ के लिए ही है। हमारा जो यूपी है ना साउथ में ही तो आता है, साउथ के लिए ही है, 10 से 15 सेंटीमीटर जो है साउथ के लिए है। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, गलत बोल दिया मैंने। नॉर्थ में हमारा उत्तर प्रदेश आता है ना, नॉर्थ की साइड में। तो नॉर्थ मतलब जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना भारत के, वो नॉर्थ में, नॉर्थ के लिए है भैया ये एप्लीकेबल। कहाँ है, नॉर्थ के लिए एप्लीकेबल है, ये साउथ के लिए एप्लीकेबल है, तमिलनाडु के लिए, या आंध्र प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और भी अन्य जो राज्य हैं साउथ के, उनके लिए। तो 20 सेंटीमीटर हमें गहराई रखनी होती है इसकी। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ ये हमें इतनी लेनी होगी, 10 से 15। ओके, देन हम इसे कवर कर देना होता है, और क्या करना होता है, कुछ नहीं। देन एक मेथड होता है ट्रेंच विधि, खाई मेथड इसे बोलते हैं। ट्रेंच में होता क्या है, देखिए यहाँ एक रेक्टेंगुलर शेप की बहुत, मतलब एक हम लोग यहाँ पे बेड जैसा ही बनाते हैं, उसको हम लोग 30 से 40 सेंटीमीटर गहरा खोदते हैं, 30 से 40 सेंटीमीटर गहरा खोदते हैं। और यहाँ जो स्पेसिंग रहेगी, रो से रो की, एक रो ये हो गई, एक ये रो हो गई, 90 सेंटीमीटर तक ही स्पेसिंग हो सकती है। और ये जो है ना सेंट्रल क्रॉप, यानी कि जो यहाँ पर भी ये चीजें गलत लिखी हुई है, सेंट्रल जो हमारे स्टेट्स हैं भारत के, वहाँ ज्यादा एप्लीकेबल होता है, वहाँ ज्यादा यूज में लाया जाता है। और साउथ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता ही है। ठीक है, उत्तर भारत में इसका कम यूज देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण में इसका यूज अच्छा खासा होता है। देन अगला रहेगा रिंग पिट मेथड। रिंग पिट मेथड, देखिए रिंग पिट मेथड में एक हम लोग रिंग जैसी बनाते हैं, ये गड्ढा मतलब गोल गोल बनाते हैं। अब इसमें यहाँ से कुछ इस प्रकार से गन्ने की जो सेट्स है ना, उन्हें लगाते हैं। ठीक,
इस प्रकार से ये जो होता है मोस्ट सुटेबल होता है हाई टिलर इंडेक्स के लिए, यहाँ हमें ज्यादा से ज्यादा टिलर देखने को मिलेंगे। और ये जो होता है जो सैंडी सॉइल होती है ना, वहां हम इसका यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे जो होता है ना वो गिरने से बच जाते हैं, क्योंकि एक साथ खड़े हुए हैं, हम उनको एक साथ ऊपर बांध बांध सकते हैं ना, ऊपर प्रॉपिंग वगैरह जो होती है उसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो है ना पिट की साइज जो रखनी है ना, वो हमें 75 सेंटीमीटर डायमीटर की रखनी है और 30 सेंटीमीटर गहरी रखनी है। जो गड्ढा हमें खोदना है वो 30 सेंटीमीटर गहरा खोदना है, 75 सेंटीमीटर का डायमीटर होना चाहिए। ओके। और स्पेसिंग की बात करें तो 90 सेंटीमीटर ही आपको स्पेसिंग रखनी है, एक फुट एक फुट तो इनके बीच की दूरी जो है 90 सेंटीमीटर रहेगी। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितनी पिट्स बनेंगी, तो यहाँ हमारी 9000 पिट्स बनेंगी 1 हेक्टेयर में। ये जो मेथड है तमिलनाडु में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है, बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है। देन अगला मेथड रहेगा, ये लास्ट मेथड है, स्पेस ट्रांसप्लांटिंग, जिसे एसटीपी बोलते हैं। ये जो है हमारे IISR लखनऊ द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है ना लखनऊ, उसके द्वारा यह जो है बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ये जो है ना सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज में लाया जाता है ये एसटीपी। इसमें करते क्या है, पहले नर्सरी बनाते हैं, देन उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। नर्सरी की अगर स्पेसिंग रखनी है आपको 30 सेंटीमीटर की आपको स्पेसिंग रखनी होगी, चाहे वो प्लांट से प्लांट की हो जाए, रोज से रोज की, दोनों की आपको 30 सेंटीमीटर रखनी होती है। और नर्सरी आपको लगभग एक महीने में आपकी तैयार हो जाती है यहाँ पे एसटीपी के अंदर। देन आप उसका ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, वो भी 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके। देखिए अब आपने नर्सरी मतलब जो आपने प्लांटिंग थी, रोपाई थी, वो कर ली एक बार में, नर्सरी से लगाया, कैसे भी लगाया। अब कुछ पौधे हमारे खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उपज कर नहीं आते, सेट्स खराब हो जाते हैं, तो फिर 30 दिनों के अंदर ही हमें वहाँ जो खाली जगह होती है उनमें भी रोपण करना होता है। जो भी हमने पौधे तैयार कर रखे थे या सेट्स थे हमारे पास अवेलेबल, अंकुरित थे, उन्हीं को हमें यहाँ पे फिर डाल देना होता है, और वो भी फिर एक नया पौधा वहाँ पे इमर्ज होके आ जाता है, जिससे हमारे जो गैप है ना वो भर जाते हैं, खाली जगह भर जाती है खेत की। गन्ने की सिंचाई के बारे में बात करें तो इरिगेशन कैसे करते हैं, तो देखिए इरिगेशन के कई सारे तरीके हैं, और गन्ने की फसल को सिंचाई जो है ना अलग अलग जलवायु के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है। जैसी जलवायु होगी उस हिसाब से गन्ने को इरिगेशन चाहिए होती है। पट्टी सिंचाई होती है यानी फरो इरिगेशन होती है, छिड़काव इरिगेशन भी हो सकती है, टपक इरिगेशन यानी ड्रिप इरिगेशन भी हो सकती है। और ये जो इरिगेशन है ना, ये सारा का सारा मेथड मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस जो थी उसमें बता रखा है। फरो इरिगेशन क्या होती है, स्प्रिंकलर क्या होता है, ड्रिप क्या होता है, ठीक। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा इस टॉपिक को कवर करने के लिए। सिंचाई का समय एवं मात्रा की अगर बात करें तो देखिए अंकुरण अवस्था है अगर आपके पौधों की, तो जब आपने पौधे लगाए हैं, बीज बोया है, तो 35 दिन तक आप यहाँ सिंचाई कर सकते हैं। 35वें दिन आप यहाँ सिंचाई कर सकते हैं, 30 से 35वें दिन। फर्स्ट इरिगेशन आपको 30 से 35वें दिन देनी है, जब आपके पौधे उपज करके आ जाते हैं, अंकुरण होकर आ जाता है, उनमें अंकुरित हो जाते हैं तब। विशेष रूप से रेतीली मृदा है अगर आपकी, तो उतले गीलेपन के लिए आप जो है 2 से 3 सेंटीमीटर तक आप पानी प्रदान कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी जो है रेतीली है तो 2 से 3 सेंटीमीटर आप यहाँ पे पानी अपने खेत को प्रदान कर सकते हैं। प्ररोहण अवस्था यानी कि अगली जो स्टेज रहेगी प्ररोहण अवस्था रहेगी, यहाँ 35 से 80 दिन का समय होता है, इस बीच में आपको सिंचाई करनी होती है। 35वें दिन आपने सिंचाई की, देन आपको 80वें दिन पर सिंचाई करनी है। इस अवस्था में मिट्टी में नमी बनाए रखना बेहद आवश्यक है, हल्की सिंचाई करते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। देन वृद्धि अवस्था होती है, तब आपको 150वें दिन पर पानी देना होता है। 150वें दिन पे पानी दीजिए, धीरे धीरे बढ़ती है ये फसल एक तो, ठीक है। और परिपक्वता स्टेज जब आती है 150 से कटाई तक जो भी समय रहेगा तब आपको पानी देना है, और यहाँ आपको एक इंटरवल सेट कर दीजिए, इतने दिन बाद देना है, तो 15 से 20 दिन बाद आप यहाँ पे पानी की जो इंटरवल है उसको सेट कर सकते हैं। और ये जो है ना गन्ना, ये 1-2 महीने की फसल नहीं है, 3-4 महीने की फसल नहीं है, कम से कम 8 से 10 महीने लगते हैं तैयार होने में। और 8 से 10 महीने में जितनी हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उन्हें निचोड़ लेता है, तो इसीलिए इसे सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। निचोड़ लेता है, वहां से निचोड़ के निकाल लेता है भैया। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग टॉप ड्रेसिंग के बारे में, यानी कि अब हमें खाद जो है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं गन्ने की फसल में देने हैं, वह अब देने होंगे बुवाई के बाद। इससे पहले हमने बात की थी कि बेसल डोज में कैसे देने होते हैं, तो बेसल डोज में मैंने आपको ऊपर बताया था। अब यहाँ बात जो है ये रहेगी आपकी टॉप ड्रेसिंग के तौर पर, ठीक। तो देखिए गन्ना जो है ना एक हैवी फीडर क्रॉप है, ये फर्टिलाइजर को सबसे अधिक खाता है, ठीक। देखिए गन्ने की फसल जो होती है कम से कम 8 से 10 महीने में तैयार होती है, तो 8 से 10 महीने में वो जमीन के अंदर, हमारे सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निचोड़ कर कंज्यूम कर लेता है, एक एक न्यूट्रिएंट को निचोड़ लेता है भाई। तो इसीलिए यहाँ सबसे अधिक जो न्यूट्रिएंट है उनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन से चाहिए होते हैं,
देखिए, यदि हमारे 1 हेक्टेयर से हमें 100 टन शुगरकेन प्राप्त हो रहा है, हमारे 1 हेक्टेयर ज़मीन से 1 हेक्टेयर खेत से हमें 100 टन शुगरकेन मिल रही है, गन्ना मिल रहा है, तो हमें कितना किलो नाइट्रोजन मतलब कितने किलो जो फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट है वह चाहिए होंगे हमारे 1 हेक्टेयर जमीन के लिए, यदि हमें 100 टन शुगरकेन का प्रोडक्शन हमारे 1 हेक्टेयर से मिल रहा है तो। देखिए, हमें यहाँ चाहिए होगा 2 से 5 केजी नाइट्रोजन चाहिए होगा, 55 केजी आपको फास्फोरस चाहिए होगा और 275 केजी आपको पोटेशियम चाहिए होगा और 30 किलोग्राम सल्फर, साथ ही 55 किलोग्राम यहाँ कैल्शियम और 3.5 किलोग्राम आयरन यहाँ चाहिए होगा और 1 किलोग्राम यहाँ पर मैग्नीज चाहिए होगी और यहाँ पर 0.5 केजी जिंक चाहिए होगा और 0.2 केजी यहाँ पर कॉपर चाहिए होगा। तो इतना सारा जो न्यूट्रिएंट है यह हमें 1 हेक्टेयर जमीन के लिए चाहिए होगा, यदि हमारी 1 हेक्टेयर जमीन 100 टन शुगर केन हमें प्रोवाइड कर रही है, 100 टन प्रोडक्शन वहां से हमें मिल रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हैवी फीडर क्रॉप क्योंकि ये अत्यधिक न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करती है। जहां आपने देख ही लिया है 1 हेक्टेयर हमें इतना सारा न्यूट्रिएंट देंगे तो हमें अच्छी खासी जो शुगर केन है वह मिलेगी, यानी 100 टन मिल रही है तो 100 टन के लिए इतना देना होगा, यदि 200 टन मिल रही है तो इनका डबल कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं एनपीके के बारे में, क्योंकि इनसे तो भी क्वेश्चन नहीं बना, ये तो आपके जानकारी के लिए बताया कि एक हैवी फीडर क्रॉप है, अत्यधिक जो हमारे न्यूट्रिएंट है उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये परीक्षा में पूछी जाती है कि शुगर केन को किस रेशियो में एनपीके चाहिए होता है। तो देखिए, गन्ने को जो एनपीके चाहिए होता है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के हिसाब से, तो वो चाहिए होता है 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए होती है और 80 और 60 किलोग्राम यहाँ पे हमें उसे पीके यानी कि फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हम लोग करते क्या है, हम आकर्षक नाइट्रोजन अपने खेत में डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं, यूरिया के कट्टे कट्टे डाल देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। यूरिया यदि आप अत्यधिक अपने खेत में डालेंगे तो इससे सुक्रोज का जो बनना है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि गन्ने मीठे नहीं रहेंगे, कम मीठापन आपको वहां देखने को मिलेगा और क्वालिटी भी पुअर आपको मिलेगी। और ये जो पोटेशियम है वो देते हैं ना हम लोग, पोटेशियम देते हैं शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए, शुगर के निर्माण के लिए, जिससे अधिक मीठापन जो है हमारे गन्ने के अंदर बने। और बेस्ट फर्टिलाइजर की अगर बात करें कि गन्ने की फसल के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर कौन से है, देखिए यदि हमारी सॉइल नॉर्मल सॉइल है तो आप वहाँ अमोनियम सल्फेट आपको देना होगा जितना दिया जा सके। ठीक है, अगर आपकी सॉइल सोडिक है तो आपको वहाँ यूरिया देना होगा और एसिडिक है तो CAN देना होगा, यानी कैन देना होगा। और अगर आपको कोई बायो फर्टिलाइजर ऐड करना है तो आप एजोटोबैक्टर यहाँ दे सकते हैं और PSB कल्चर भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ रहती है फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट्स की डिमांड टॉप ड्रेसिंग के तौर पर के। और ऊपर मैंने आपको बताया था ना बेसर डोज के बारे में, तो बेसर डोज आपने देख ही ली होगी। देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ ये है बेसर डोज। ठीक है, बेसर डोज में क्या है, FYM कंपोस्ट खाद जो भी आप देना चाहते हैं वो देते हैं। ठीक है, और कुछ प्रकार से सारी चीजें होती हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आप फसल बो दी आपने टॉप ड्रेसिंग के तौर पे देना है तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं। और हाँ, ये टॉप ड्रेसिंग में दे रहे हो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे एज अ बेसल डोज भी दे सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम वगैरह आप मिट्टी का जो जुताई होती है, पहली जुताई होती है ना स्टार्टिंग वाली, जब हम खेत को तैयार करते हैं तो खेत के तैयार जब हम करते हैं और बुवाई का समय जो होता है, बुवाई के समय खेत को जब हम तैयार करते हैं तो उस समय आप इनको अपने खेत में डाल सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है कि आप बाद में ही दें, आप पहले भी डाल सकते हैं, जिंक को पहले डाल सकते हैं, मैग्नीज को पहले डाल सकते हैं, कॉपर पहले दे सकते हैं, आयरन को भी दे सकते हैं, कैल्शियम भी डाल सकते हैं, बुवाई के साथ में डाल सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी चीजें हैं आपके पास सारी सारी आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप बाद में देना चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं, निराई के समय दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग बीड मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि खरपतवार नियंत्रण के बारे में, कि खरपतवारों को हम लोग कैसे नियंत्रण करेंगे गन्ने की फसल के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले तो मैन्युअली आपको उन्हें नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि आप उनमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते हैं उनका ही यूज करें, वो अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि निराई है, गुड़ाई है, जो भी प्रोसेस आप दोहराना चाहते हैं, निराई, गुड़ाई, खुदाई करके आप खरपतवार जो भी है, नदीन जो भी है आपके खेत में, वीड्स जितने भी पक्षी आए हैं उन्हें रिमूव कीजिए। देखिए, निराई करने के कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि आपने जब प्लांटिंग की है या सोइंग की है तो उसके 30 दिन बाद आपको एक निराई करनी होगी। उसके बाद 60वें दिन एक कर दीजिए, फिर 90वें दिन एक कर दीजिए, जिससे आप 3 बार यदि खरपतवारों को अपने खेत से खुरपी की हेल्प से, हाथ से, फावड़े से निकाल करके बाहर कर देंगे तो आपके जितने भी खरपतवार थे वो नष्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं खुरपी वगैरह को, मतलब आप ये है कि मैन्युअली उन्हें रिमूव करना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ कुछ केमिकल्स है जैसे कि एट्राजन 2 किलोग्राम
या फिर ऑक्सीफ्लोरोफेन 750 ml, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं 600 लीटर पानी में मिक्स करके। ठीक है। और ये जो है आपको नेक्सक स्प्रेयर या किसी भी स्प्रेयर की हेल्प से आप लोग इन्हें स्प्रे कर सकते हैं अपने खेत में। ये जो चीजें की जाती है, मतलब स्प्रे करना है आपको ट्रांसप्लांटिंग या बुवाई जब आपने की है उसके तीसरे दिन करनी है चीजें। ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ जो बुवाई आपने की है, प्लांटिंग की है, उसके तीसरे दिन ही एट्राजन वगैरह आप लगा सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो आगे बताने की जरूरत है नहीं। अगर आप यहाँ कुछ और चीजें लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि ग्लाइफोसेट। ये आपके 45 दिन का जब गन्ने हो जाएं, 45 दिन पे पहुंच जाएं, तो आप यहाँ ग्लाइफोसेट इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप जब 90वें दिन में पहुंच जाएं, तो आप एक हाथ से यहाँ पे निराई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 90वें दिन तक आपके गन्ने हो जाते हैं, तो आपको फिर तो निराई करनी है, फिर आप केमिकल कोई भी यूज ना करें। यदि आप प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड को यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इस पर मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रामोक्सोन। ये जो है आपको 1 लीटर लेनी है, या 2,4-D जो है ये आप ले लेते हैं। 2,4-D का सोडियम सोल्ट 2.5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके आपको 21 दिन इस्तेमाल कर मतलब स्प्रे कर दीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए 600 लीटर पानी में घोल करके। ठीक है। तो आप प्री इमर्जेंस जितने भी हर्बिसाइड हैं उन्हें नष्ट कर सकते हैं। और कुछ नहीं है भाई, वही हर्बिसाइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। साइप्रस रोटंडस के लिए आप यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, साइप्रस रोटंडस आपको खत्म करना है, तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमोनियम सल्फेट ये दे रखा है ना, या ग्लाइफोसेट। तो आप इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपका साइप्रस रोटंडस यानी मोटा घास खत्म हो जाती है। ठीक है। बहुत सारी चीजें वही है भाई, अंतर खेती वगैरह कर लीजिए, या आप यहाँ फेरानॉक्सन या 2,4-D सोडियम सोल्ट जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ कुछ केमिकल्स जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको देखो फेरानॉक्सन और 2,4-D वगैरह जो है, इनके साथ में आपको 10 ग्राम यूरिया प्रति लीटर के हिसाब से और इसमें इस्तेमाल करना होता है, तो आप इन्हें खत्म करवाएंगे। बेल वाले खरपतवार है सारे, जो बेल वाले खरपतवार होते हैं ना, उनके लिए बताई गई है ये दवा, बेल वालों के लिए। और चीजें आप यहाँ आपके सामने लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक गोल नामक दवा होती है, जिसका गोल है ना, ये ब्रांड नेम है। इसके अंदर केमिकल जो होता है ना, वो ऑक्सीफ्लोरोफेन होता है। ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% ईसी, वो ऑक्सीफ्लोरोफेन भी इसी के अंतर्गत होता है, ऑक्सी गोल्ड के अंतर्गत। ये दोनों दवाएं सेम है, इनमें से किसी का एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ये एट्राजिन है। ठीक है। और इसके बाद देखिए, कुछ इंटरक्रॉपिंग भी होती है वीड मैनेजमेंट करने के लिए। अंतर्वर्ती के फसलें जो होती हैं, खेती जो होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गन्ने के साथ आप अंतरावर्ती खेती प्रणाली में सोयाबीन, उड़द, मूंगफली के साथ थियो बेकार 1 किलो 25 ग्राम के हिसाब से आप प्रति हेक्टेयर के सामने पूर्व उगम, यानी कि यहाँ पूर्व उगम का मतलब है प्री इमरजेंस, जो खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अंतरावर्ती फसलें लेने से गन्ने की उपज जो है और गुणवत्ता जो है उस पर बहुत सारा प्रभाव मतलब यहाँ क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अगर आप गन्ने के साथ में लगा रहे हैं तो उसकी उपज तो हमें उतनी मिलने वाली है, गुणवत्ता भी उन्हें हमें उतनी ही मिलेगी, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है अर्थिंग अप की। अर्थिंग अप क्यों करते हैं? देखिए, अर्थिंग अप करते हैं जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी वगैरह आती है, तो पेड़ गिर जाते हैं गन्ने के, इसीलिए अर्थिंग अप किया जाता है, मिट्टी चढ़ाई जाती है। जो पौधे हैं ना, इनकी जड़ों पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। तो इससे होता क्या है कि अगर तेज हवाएं चलें तो उससे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये जो मिट्टी चढ़ाते हैं हम लोग, उस समय आप उर्वरक भी खेतों में डाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर डीएपी है तो डीएपी डाल दीजिए, जिंक, जाइम, पोटास, जो भी आपके पास कैल्शियम वगैरह देना चाहते हैं, तो मिट्टी मतलब जब चढ़ा रहे हैं उससे पहले खेत पे फेंक लीजिए। उसके बाद मिट्टी जो भी मिट्टी चढ़ाएंगे आप, उसमें ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएंगे फावड़े से। जब मिट्टी चढ़ाएंगे, कुदाल से चढ़ाएंगे, किसी भी माध्यम से चढ़ाएंगे, तो मिट्टी जो है ना, ऊपर चढ़ाते जाएंगे तो मिक्स होती होके चढ़ेगी। मिक्स होकर चढ़ेगी तो मिट्टी में वह खरपतवार, मतलब मिट्टी में वो जो उर्वरक है वो जाएंगे, तो वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देंगे। और मिट्टी जब कब चढ़ाते हैं आपको पता है? मिट्टी चढ़ाते हैं 150वें दिन, जब 150वें दिन का हमारे गन्ने हो जाते हैं तब चढ़ाते हैं। अब बात आती है पत्ती छीलने के बारे में, डी ट्रेसिंग के बारे में। पत्तियां यहाँ पर डली हुई हैं, ये 150 से 210वें दिन तक हम लोग इन पत्तियों को छांटते रहते हैं। ये क्यों करते हैं? ये जो स्टेम होता है ना, तना जो होता है ना, उसमें एक बॉर्डर लगता है, वो कीट लगता है, स्टेम बॉर्डर, उसके प्रकोप से बचने के लिए करते हैं, सूखे पत्तों को हटाते रहते हैं। देन क्रॉपिंग आती है सहारा देना। अब देखो, सहारा कैसे दोगे? बांस बल्लियां तो उखाड़ोगे नहीं, ठीक है, इनके आसपास लगाओगे नहीं, तो ये गन्ने के पौधे ही होते हैं ना, इन्हीं को 4 या 5 पौधे पकड़े और उनको बांध देते हैं। किससे? इनकी पत्तियों से बांध देते हैं। इसे बोलते हैं क्रॉपिंग। क्रॉपिंग का मतलब होता है सहारा देना। जैसे कि गन्ने के कई सारे पेड़ हैं, तो उनमें 2 या 4 पेड़ों को आपस में लीजिए और बांध दीजिए। ये करते हैं हम लोग 210 दिन के जब गन्ने हो जाते हैं तब। अब बात आती है पौधों की देखभाल की। तो हानिकारक कीट होते हैं कुछ, जैसे कि अगैती,
फॉट का छेदक। तो इसके रोकथाम के लिए करना क्या होता है, क्लोरोपाइरीफॉस से आपको बीजों को उपचार करके बोना होता है। जो सेट्स आपने तैयार किए हैं क्लोरोपाइरीफॉस से आप मतलब उनको उपचारित कर लीजिए, रन बो दीजिए। देखिए ये सुंडी होती है ना, ये जो होती है ये फसल के उगने पर हमला करती है। फसल उग के आती है, जर्मिनेशन होता है, उसी समय हमला करती है। ये जमीन ये सुंडी जो है जमीन के नजदीकी तने में सुराख करती है। जैसे कि जमीन के नजदीक का तना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ऊपर चलते हैं कहीं। ये ये जो नजदीकी तने है ना, वहाँ सुराख करके घुसती हुई जाती है, छेद करके घुसती हुई जाती है। और इसमें से बहुत अजीब स्मेल आती है, बहुत गंदी बदबू आती है इसमें। ये कीड़ा जो होता है आमतौर पर हल्की जमीन जो होती है, शुष्क वातावरण होता है, और मार्च से जून के महीने में देखने को मिलता है। अगर आपको इसकी रोकथाम करनी है तो आप अगेती फसल कर सकते हैं, अगेती बुवाई कर सकते हैं अपने गन्ने की। ठीक है। और यहाँ क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल बहुत अच्छा माना गया है। और यहाँ करना क्या है, आपको पहले तो हल्की सिंचाई करें, खेत को शुष्क ना होने दें। ठीक है, खेत को शुष्क नहीं होने देना है, सुखाना नहीं है आपको, मतलब यहाँ आपको अवेलेबल मॉइस्चर रखना ही है। सफेद सुंडी कैसी होती है, ये है सफेद सुंडी। ये सफेद सुंडी जो है ना जमीन के अंदर पाई जाती है। ठीक है। ये करती क्या है, जमीन के अंदर से ही हमारे पौधे जो हैं उनके अंदर घुसती हुई जाती है, जमीन के अंदर से घुसती है, गन्ने का जो स्टेम होता है ना उसे खोखला कर देती है, जिससे गन्ने गिर जाते हैं और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ये सुंडियां जो है बारिश के मौसम में ज्यादा निकल के आती हैं, और ये मानसून जैसे बढ़ता जाता है, बारिश जैसे बढ़ती जाती है, बहुत अधिक होती जाती है इनकी संख्या। और ये ज्यादातर रात को ही अपना हमला करती हैं, रात को ही खाती हैं और मिट्टी में ही अपने अंडों को देती हैं। ठीक है। और इसके रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 4 से 6 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगेती फसल बोकर भी आप इनसे बच सकते हैं, इनके हमले से। क्लोरोपाइरीफॉस से भी उपचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्बोफ्यूरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या फिर क्लोथाइनेडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 40 ग्राम आप ले लीजिए, 1 एकड़ के लिए 401 लीटर पानी मिलाकर कप डाल दीजिए इसके रोकथाम के लिए। देन डीमक टर्माइट। देखिए टर्माइट के लिए आपको करना क्या है, जो आप सेट्स आपने तैयार किए थे लगाने के लिए, गेड़ियां जो गिल्लियां थी, गुल्लियां जो भी थी आपकी, जिससे मतलब एक पार्ट था ना गन्ने का, जैसे आप खेत में लगाते हैं बोने के लिए, उस पार्ट को इमिडाक्लोप्रिड से आप उपचारित कर लीजिए, पेन बोइए, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो जाएगी ये। मतलब दीमक जो है उसका हमला नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, और हाँ, दीमक का हम हमला रोक सकते हैं अपने खेत में पानी खड़ा करके, यानी कि अगर इरिगेशन दे रहे हैं, पानी खेत में खड़ा रहने दें। खड़ा रहने से ये खत्म हो जाती है, ज्यादा नमी के क्षेत्र में ये पनपती ही नहीं है, सूखे क्षेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलती है। ठीक। आप क्लोरोपाइरीफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई एक लगा लीजिए। देन नेक्स्ट रहेगा पायरेला। ये पायरेला कीट है। कैसा है पायरेला कीट, ये येलो और सफेद व्हाइट रंग कुछ निशान जैसे छोड़ता है पत्तियों में, देखो यहाँ क्या लिखा है। इसका हमला ज्यादातर उत्तरी भारत में देखने को मिलता है, दक्षिण में नहीं, उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा इसका हमला देखने को मिलता है। बड़े कीड़े जो होते हैं पत्ते के निचले तरफ से रस को चूसते रहते हैं, इससे पत्तों पर पीले सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ते नष्ट हो जाते हैं। ये पत्तों पर शहद जैसा पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे फंगस पैदा हो जाती है और पत्ते काले रंग के होते जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, नियमित फासले पर सफेद फूले हुए अंडे जो है इसके उनको इकट्ठा कीजिए, नष्ट कर दीजिए। अब एक समस्या ये आती है, अंडा कौन समेटेगा भाई, इतने नहीं है ना। तो करना क्या होता है, गंभीर हमला जब आपको देखने को मिले तो थाई मेथोएट या एसीफेट 1 से 1.5 ml को लेकर के आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में आप 1 से 1.5 ml थाई मेथोएट या एसीफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। तो ये जो होता है पायरेला कीट होता है, इसके बाद जड़ छेदक होता है, ये जड़ों में छेद करता है। देखिए जड़ में छेद कर दिया है। ये जड़ छेदक जो होता है ये जमीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर से पत्तों के जो हमारा स्टेम है ना, स्टेम के अंदर घुसता है, जड़ों के अंदर होते हुए स्टेम में घुस जाता है और वहां से खोखला करता हुआ चलता है, पत्तों को पीला पाड़ देता है। भाई देखो, जब हमारे जो जाइलम फ्लोएम है वही खत्म हो जाएंगे, वही ऊपर को न्यूट्रिएंट नहीं भेजेंगे, तो पत्ता मतलब पौधा जो है पीला तो पड़ेगा ना। ऐसे ही यह पीला पड़ता है, और जो जुलाई के महीने से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इसके लिए करना क्या होता है, क्लोरोपाइरीफॉस से आप सेट्स को उपचारित करके बोइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। या आप क्रिनल फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे उपचारित करने के लिए। नहीं तो आप क्रिनल फॉस जो है इसका 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से एक घोल बना लीजिए, और जड़ जो होती है ना वहाँ पौधों की जड़ों में डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। इसके बाद स्टेम बोरर आता है, शाख छेदक आता है, ये रहा स्टेम बोरर। ठीक। ये जो होता है क्या करता है, ये पत्तों के अंदर घुस जाता है, वहां से जो भी पत्तों के अंदर का मटेरियल होता है उसे खाता है और कई भागों को हमला करता है। ये गन्ने कई भागों पर इसका हमला देखने को मिलता है, जैसे कि स्टेम को भी खा लेता है, जड़ों से भी एंटर हो जाता है, चोटी से भी घुस आता है।
ठीक है, तो कई जगह से यह हमला कर देता है। अब इसके उपयोग मतलब समाधान के लिए आपको करना क्या होता है? नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग नहीं करना होता है, ठीक है। खेत को साफ रखना होता है, पानी के निकास की उचित प्रबंधन करनी होती है, गर्दन तोड़ से फसलों को बचाने के लिए आप मेड़ों पर मिट्टी चढ़ानी होती है, और रासायनिक नियंत्रण बहुत कम प्रभावशाली होता है इसमें। हाँ, आप एक मित्र कीट होता है कोटेशिया फ्लेवाइपस, कोटेशिया फ्लेवाइपस की 800 मादा प्रति एकड़ एक सप्ताह के फासले पर जुलाई से नवंबर तक प्रति एकड़ में छोड़ें। ये पोटेशिया फ्लेवाइपस, इसको आप छोड़ देंगे तो खेत में खत्म हो जाएगी। अब है चोटी छेदक भैया, चोटी छेदक या चोटी भेदक जो है, क्योंकि यह कीड़ा फसल पर गन्ना बनने से लेकर पकने तक हमला करता है, यानी कि अंकुरित होकर के जब उपज के आता है उससे लेकर के हार्वेस्टिंग तक हमला करता है ये। इसका लार्वा पत्तों की नाड़ी में सुरंग बना देता है, जिसके कारण सफेद धारियां बन जाती हैं, तो बाद में भूरे रंग की हो जाती हैं। यदि गन्ना बनने के समय इसका हमला हो तो शाखाएं नष्ट हो जाती हैं और डेड हार्ट जैसी समस्या देखने को मिलती है। यदि यह विकसित हुए गन्ने पर हमला करे तो शिखरों का विकास होने से वंचित टॉप के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप राइनेक्सीपायर 20 SC 60 ml को 100 से 150 लीटर पानी में मिला करके आप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कीजिए, और अप्रैल से मई के पहले सप्ताह में आप करते हैं तो आपको जो प्रबंधन है अच्छा हो जाता है, मतलब अच्छी तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पानी को खड़े करके भी इसका जो खतरा है वो बढ़ जाता है, इसलिए आपको उचित जल निकास का यहाँ प्रबंध करना होगा। अब यहाँ कुछ बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम है, जैसे कि रतुआ रोग है, यह फंगस रोग है जिस कारण गन्ने का तीसरा और चौथा पत्ता पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। यह रोग गन्ने का अंदरूनी गूदा लाल हो जाता है। रतुआ रोग वही रेड रॉट है भैया, ये क्या है? रेड रॉट। काटे हुए गन्ने में खट्टी और शराब जैसी बदबू आती है, खट्टी और शराब जैसी बदबू आती है। इसकी रोकथाम के लिए रोग रहित फसल से बीज लेने चाहिए, रोग को सहने योग्य बीज किस्म बोनी चाहिए। धान और हरी खाद वाली फसलों का फसली चक्र अपनाना चाहिए। खेत में पानी ना रुकने दें, प्रभावित बूटों को उखाड़ के फेंक दें, यानी जो भी प्रभावित पेड़ है उन्हें उखाड़ करके फेंक दीजिए खेत से। और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको घोल यहाँ देना है 0.1% के हिसाब से, तो आप इसका मतलब रोकथाम जो है कर सकते हैं। देन पौधों की मुरझाना होता है, यह कब करता है? यह मतलब ये जो है ना जड़ भेदक नेमाटोडस शुष्क और ज्यादा पानी से खड़ने, मतलब ज्यादा पानी खड़ा रहता है ना खेत में, उसके जैसी कंडीशन होती है ना, ज्यादा पानी खड़ा हुआ है, शुष्क कंडीशन है, नेमाटोडस है और जड़ भेदक है, तो ऐसे हालात हैं तो यह बीमारी ज्यादा आती है। तो इससे पीते जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं, पौधों में किस्ती के आकार के गड्ढे हो जाते हैं और फसल सिकुड़ने लगती है, जिससे फसल का उगना पैदावार दोनों ही कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आपके जो सेड्स है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से उपचारित करके बोइए या फिर बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप प्याज लहसुन और धनिया की फसल भी इस बीमारी को रोकने के लिए लगा सकते हैं, यानी प्याज लहसुन धनिया भी इसके साथ में आप इंटरक्रॉपिंग या इंटरक्रॉप कर सकते हैं। एंड चोटी गलन होता है भाई, चोटी गलन में क्या होता है? चोटियां गल जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके रोकथाम के लिए करना क्या होता है? ये बीमारी है भैया, इसके रोकथाम के लिए आप प्रतिरोधक किस्म लगाइए और कार्बन डाइजाम से उपचारित करके बीज को बोइए, या फिर आप यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैनकोजेब का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए, स्प्रे कीजिए, तो आप इसमें निजात पा सकते हैं। कार्बन डाइजाम भी आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपने उपचारित नहीं किया तो। फिर फसल की कटाई है, फसल की कटाई जब पक जाए उसके हिसाब से करते हैं भैया। चीनी की जो शुगर कंटेंट है उसको चेक करके। गन्ने के साथ कुछ अंतर्वर्ती खेती भी लगा सकते हैं, जैसे शरदकालीन गन्ना है तो आप आलू मसूर राजमा धनिया मंगरेला तूरिया आदि लगा सकते हैं। बसंतकालीन में आप मूंग उड़द भिंडी लोबिया आदि लगा सकते हैं। अब खूंटी पेड़ी गन्ना का प्रबंधन कैसे करते हैं? तो गन्ने के खूंटी फसल हेतु खेतों में पौधों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, यानी खूंटी फसल का मतलब होता है रेटोनिंग क्रॉप, यानी कि एक बार आपने हार्वेस्टिंग ले ली उसके बाद वो जो खूंट थे वो वैसे के वैसे खेत में छोड़ दिए और उससे फिर टिलर्स निकल के आएंगे, फिर नए गन्ने बन के तैयार हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए पर्याप्त संख्या होनी चाहिए आपके खेत में, तभी आप छोड़िए। अगर कहीं कहाँ पेड़ है तो बिल्कुल मत छोड़िए। गन्ने की मूरन फसल की कटाई फरवरी मार्च में करने से अच्छी खूंटी फसल प्राप्त होती है। जब फरवरी और मार्च में जो है कटाई कर लेते हैं तो टिलरिंग अच्छी आती है, रेटोनिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ये जो था हमारी लास्ट क्रॉप थी हमारे अध्याय 6 की, अध्याय 6 यानी कि निम्न फार्म की फसलों की खेती के अंतर्गत, जहां हमें निम्न प्रकार की खेतियों के बारे में अध्ययन करना था, और जिसमें हमने 4 फसलों के बारे में पढ़ लिया है। पहले हमने धान के बारे में पढ़ा, दूसरी मूंगफली थी, तीसरी गेहूं था और चौथी शुगर केन है। ये हमारी कैश क्रॉप थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। कक्षा 10 कृषि विज्ञान का
ये एक अध्याय था जिसके अंतर्गत हमने 4 क्रॉप कवर कर ली है। और यहाँ हमारे टोटल लेक्चर्स 12 रिकॉर्ड हो गए शायद। टोटल 12 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए। ठीक, इसके बाद हमारा 13वां लेक्चर रहेगा सब्जियों की खेती। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आलू की खेती, पहला वाला जो हमारी क्रॉप रहेगी आलू की रहेगी। आलू की खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि भाई देखो, जब तक आप हमें नहीं बताओगे कि आपको वीडियोज कैसी लग रही हैं तो हमारा पढ़ाना तो बेकार है ना, सार्थक नहीं है फिर, निरर्थक है। क्या करेंगे फिर वीडियोज डाल करके अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा है, लग रहा है तो। जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको जो भी समाधान होगा उसे देने की कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।